तो ध्यान देना चलो, इस क्लास का बेसिक टॉपिक रहेगा, हम लोग जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक। ध्यान देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिस क्या था। तो आप लोग ये जान चुके हो कि लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक। तो लाइट कैन बी वेव और लाइट कैन बी पार्टिकल, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। तो पार्टिकल नेचर पे जो बेस्ड इफेक्ट का एग्जांपल हो सकता है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेसिकली पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है समझो आपको, यानी आपको ये समझना है कि फोटोन पार्टिकल की तरह होगा, यानी उसका अपने मोमेंटम होगा, वो कोलाइड कर सकता है, कोलिजन कर सकता है, ठीक है। उसका अपने एक वेलोसिटी होगा। तो ये आपको सोचे चलना है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो पहला चीज आपको समझना है कि जो फोटो इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। दूसरा चीज है कि फोटो इफेक्ट जो होता है क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू कॉलिजन। क्यों ओकर करता है चलो, तो होता है ड्यू टू कॉलिजन। किसके बीच में कॉलिजन, तो कॉलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन यानी लाइट का जो पार्टिकल है अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक है, तो इस कॉलिजन होगा। इस कॉलिजन के कारण क्या होता है, ये इफेक्ट ऑकर करता है, ये समझ में आना चाहिए। प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये होता है बेस्ड ऑन कॉलिजन थ्योरी, बेस्ड ऑन कॉलिजन थ्योरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना है कि कॉलिजन थ्योरी का मतलब हम क्या बोलना चाहे आपसे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब भी मानते हैं कि दो पार्टिकल अगर कोलाइड कर रहे, चलो और मान लेते हैं कि दो पार्टिकल कोलिजन कर रहा है। मान लो ये पार्टिकल रुका हुआ है, ये पार्टिकल पीछे से खुद उसको आके कोलाइड कर लिया, हुआ क्या कि कॉलिजन के बाद क्या होगा, दोनों 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 का मूवमेंट होगा कुछ ना कुछ स्पीड से, यानी दोनों पार्टिकल कुछ कुछ स्पीड से जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि मतलब हम होता है कि कॉलिजन प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि कॉलिजन का मतलब क्या हो रहा है आपके पास, ठीक। तो अगर हम कॉलिजन थ्योरी का बात करते हैं तो ध्यान देना उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसका, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको जानना चाहिए, तो ध्यान दोगे। तो पहला इंपॉर्टेंट जो चीज आपके पास है कि कॉलिजन जो प्रोसेस होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। कॉलिजन मतलब टाइम नहीं लगेगा, कॉलिजन मतलब जो टाइम होता ना, टाइम जो होता कॉलिजन प्रोसेस का वो होता है 0, मतलब विद इन नो टाइम कॉलिजन हो सकता है, ठीक है। यानी कॉलिजन में आपको टाइम नहीं लगेगा, यानी इंस्टेंट पे हो जाता है, ठीक। अब कॉलिजन होता है तो क्या एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो कॉलिजन होते ही एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कॉलिजन हो गया उसके कुछ कुछ टाइम के बाद एनर्जी का ट्रांसफर होगा, नहीं, कोलाइड करते ही आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो चुका है। यानी एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, विदाउट एनी टाइम लैग, यानी विदाउट एनी टाइम लैग, यानी उसमें कोई टाइम का लैग नहीं होगा। आपका पार्टिकल्स कोलाइड किया, आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। उसमें कोई टाइम लैग आपको नहीं जूम करना है, ठीक है, यानी कोई टाइम लैग नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट समझोगे आप लोग कि नो टू कॉलिजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई भी दो कॉलिजन, दुनिया में कोई भी दो कॉलिजन, दो अलग अलग कॉलिजन, इंडिपेंडेंट कॉलिजन कभी भी एक साथ ऑकर नहीं कर सकता है। नो टू कॉलिजन, नो टू नो टू कॉलिजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है और यहाँ पे एक आदमी यहाँ से बॉल उसको डाला और यहाँ पे एक आदमी यहाँ से बॉल डाला, ठीक है, दोनों उस बॉल को टाइट किया है, तो ये आके जब टकराएगा और ये आके टकराएगा तो ये दो कॉलिजन कभी भी एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ टाइम लैग पक्का होगा। दो दो इंडिपेंडेंट कॉलिजन कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, टू इंडिपेंडेंट कॉलिजन नेवर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान सेट कर लो। इसका रीजन है, मतलब रीजन क्या है, देखो टाइम लैग का बात करें, टाइम लैग का मतलब दोनों में टाइम का डिफरेंस पक्का होगा, चाहे 10⁻⁻40 सेकंड हो, मतलब कितना भी छोटा टाइम इंटरवल हो उसमें टाइम लैग पक्का होगा। क्यों, क्या होगा, दोनों का मतलब किसी को फेंकने में कुछ सेकंड का कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम का टाइम ज्यादा लग गया होगा, क्योंकि दो अलग आदमी फेंक रहा है ना, तो कुछ फ्रैक्शन, या मान लो कि किसी ये बॉल आपको पूरा दोनों सेम दिख रहा है बट उसका सरफेस क्या होगा, अनइवन होगा। जिसका सरफेस ज्यादा बाहर की तरफ होगा जल्दी टकरा जाएगा, जिसका सरफेस बाहर की तरफ कम होगा वो क्या हो, लेट से टकराएगा।
तो दोनों कोलिजन में कम से कम कुछ ना कुछ टाइम लैग पक्का होगा, इसको आपको अप्रिशिएट करना है। मान लेते हैं कि आपके पास एक वॉल है, आपके पास एक वॉल है, वॉल में क्या है, बुलेट है, सॉरी वॉल पे आप टाइट करके बुलेट को फायर कर रहे हो। मान लेते हैं आपके पास है वॉल है, ठीक है। अब इस वॉल को टाइट करके आप बुलेट को फायर करते हो, अब दो अलग अलग बुलेट फायर किए हो, तो दोनों कभी भी एक साथ वॉल में टकराएगा नहीं। या तो वॉल का सरफेस अनइवन होगा, या तो बुलेट का जो बैरल होगा जिससे बुलेट निकलता है उसमें कोई हल्का सा ज्यादा लंबा होगा, या बुलेट आप जो ट्रिगर दबा रहे हो उसमें थोड़ा सा टाइम आपका लैग हुआ होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं बुलेट का जो साइज है बोलते हैं दोनों आपका सेम साइज का नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो एरर मार्जिन में पक्का होगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि दो अलग अलग कॉलेजन कभी भी एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, तो दिमाग सेट कर ले कि दो कॉलेजन कभी भी एक साथ नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, तो जो हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर का, जब हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर का, तो जब एनर्जी ट्रांसफर दो डिफरेंट कॉलेज का होगा ना, तो दो डिफरेंट कॉलेज का एनर्जी ट्रांसफर को कभी आप ऐड मत करना। मतलब ये अगर मान लेते हैं ए बुलेट के पास एनर्जी 20 जूल है और इसके पास 30 जूल है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस दीवार पे आपका जो एनर्जी आ रहा है 50 जूल आएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना है, ये बोलना गलत है। अब वो बोलना क्या है कि जो पहले टकराएगा, और मान लेते हैं कि 20 जूल वाला 30 जूल वाला पहले टकरा रहा है, आप ऐसा बोलोगे कि 30 जूल पहले कॉलिजन से मिला, 30 जूल पहला कॉलिजन से 30 जूल मिला और एक खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गया, मिलते हैं एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद आपको 20 जूल मिला, यानी आपको एनर्जी स्टेप बाय स्टेप मिलता है, वन बाय वन मिलता है। ऐसा नहीं करेंगे कि दो अलग अलग कॉलेज का एनर्जी को आप ऐड नहीं करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे मत बोलना कि 20 और 30 एक साथ जाके मिल जाएगा, एक साथ नहीं मिलेगा, 20 अलग मिलेगा, 30 अलग मिलेगा। तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी ऑफ डिफरेंट कॉलेज ट्रांसफर होगा, वो क्या होगा, चलो तो होगा वन बाई वन, होगा वन बाई वन, यानी वी कैन नॉट ऐड देम, उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वन बाई वन होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि उसको एक बार में 50 का एनर्जी मिल रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे, एनर्जी जो वॉल को मिल रहा है 30 पहले मिला और फिर 20 बाद में मिला, ठीक है। तो आपको ऐसा बोलना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कॉलिजन के बारे में, तो ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है कि ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा तभी कॉलिजन होगा। सम टाइम क्या होता है, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा तब भी आपका कॉलिजन हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में के कांटेक्ट में होने का कोई नेसेसरी नहीं है, कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि दो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मतलब क्या, लाइक चार्ज। मान लेते हैं दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आपस में क्या रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा। तो अगर मान लेते हैं दोनों को पास में फेंकोगे तो एक पॉइंट के बाद अप्रोच करेगा, फिर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, फिर क्या होगा, प्रोटॉन दूसरी तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो तुम इधर स्पीड दिए, तुम इधर इसको वेलोसिटी दिए हो, ये कुछ दूर जाएगा, फिर क्या होगा, चूंकि रिपल्सन फोर्स है तो क्या स्टॉप करेगा, स्टॉप करने के बाद क्या होगा, ये बैकवर्ड आना चालू करेगा, ये बैकवर्ड आना चालू कर जाएगा। यहाँ पे भी कॉलिजन हो रहा है, यहाँ पे भी कॉलिजन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट है क्या, नहीं, दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। तो कॉलिजन के लिए कोई भी कॉन्टेक्ट का जरूरत, कंडीशन जो एसेंशियल कंडीशन कॉन्टेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। समटाइम विदाउट कॉन्टेक्ट भी कॉलिजन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये रहेगा बच्चों लोग, अब ध्यान दोगे। जब भी हम बात करेंगे, जब भी बात करेंगे, कुछ वर्ड्स का तो ध्यान देना अच्छे से थोड़ा सा। जब भी हम बोलेंगे इंटेंसिटी के बारे में, जब भी हम बोलेंगे इंटेंसिटी के बारे में, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल से समझ में आता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमेशा प्रोपोर्शनल टू होता है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यानी नंबर ऑफ फोटोन। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर फोटोन का पार्टिकल का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी अगर बढ़ाने का अगर बात बोलते हैं ना, इसका मतलब सिंपली अगर हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी हम इंक्रीज करें, सिंपल मतलब क्या है कि आपका नंबर ऑफ फोटोन, आपका नंबर ऑफ फोटोन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन का। तो बात करते हैं अगर एनर्जी ऑफ फोटोन का, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम क्या बोलते हैं, एच इंटू न्यू बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एच सी बाई लेमडा बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एच तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ बोल सकते हैं क्या कि एनर्जी जो फोटोन का होता है वो उसके फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल होता है, जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगा उतना ही फोटोन का पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा हाई होगा, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे जितना आपका लेमडा लेमडा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना लेमडा ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी क्या होगा, घटेगा।
तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेवलेंथ। ये आपको इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं करंट का, तो करंट बेसिकली क्या होता है, तो करंट बेसिकली होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, यानी क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड को बोलते हैं हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। एमीटर, एक एमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका काम क्या होता है, एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। क्या बच्चे लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट को मेजर करते हैं, तो एमीटर का यूज करते हैं हम लोग करंट के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अब इसे सीख क्यों रहे हैं कि इनका मेरे को यूज करना आगे, इनका मेरे को यूज करना आगे। तो बात किया गया था, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान देना। तो फोटो इफेक्ट का मैं बात करते हैं, यहाँ पे एक उसका उसका स्केमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम में समझो आपका यहाँ पे एक मेटल का प्लेट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेटल का प्लेट है आपके पास है, ठीक। और ये अंदर में वैक्यूम, ये पूरे एक बॉक्स में रखा हुआ है। तो यहाँ बॉक्स, ये बॉक्स का डायग्राम दिया हो आपको, बॉक्स के अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब एयर का पार्टिकल्स नहीं होगा, एयर का कोई पार्टिकल्स नहीं होगा, ठीक है। बाहर एक सर्किट बना हुआ है, तो सर्किट में यहाँ मेटल का है, प्लेट है, और यहाँ पे एक रिसेप्टर है, यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ठीक। यहाँ पे एक सर्किट कनेक्टेड है, बाहर एक बैटरी से कनेक्टेड है, और बाहर में एक एमीटर लगा हुआ है, बाहर में एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे फोटोन का पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल इस पे मेटल प्लेट पे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल आएगा इस मेटल प्लेट पे, तो मेटल के प्लेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन से क्या कोलिजन करेगा, और कोलिजन करके क्या इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा, सरफेस पे क्या इलेक्ट्रॉन्स आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि लाइट का पार्टिकल कोलाइड करके उसको बाहर निकालेगा। अब चूंकि यहाँ पे देखो बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी इस इनको क्या करेगा, बैटरी का पॉजिटिव सेंटर है, तो बैटरी का पॉजिटिव सेंटर, तो ये भी तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, और ये हुआ नेगेटिव प्लेट। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा बाहर, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काफी स्पीड से इसको यहाँ खींचेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ निकलेगा वो यहाँ से इधर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से, और यहाँ पे आते ही क्या होगा, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्किट के अंदर आया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होगा, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का उल्टा में क्या होता है, करंट मूव करता है, तो आपको जो इसमें करंट होगा वो करंट ऐसे मूव करेगा, उल्टा मूव करेगा, ठीक है। तो करंट का मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के उल्टा होगा, यानी उसका रिवर्स होगा, ठीक है। यहाँ जो करंट होता है, इस करंट को हम बोलते हैं आई से बोलते हैं, उसी को कभी कभी बोलते हैं आईपी, ये मतलब फोटो करंट, यानी क्यों आए लाइट, ये करंट का ओरिजिन किसके कारण है, ये करंट का ओरिजिन है ड्यू टू फोटोन, इसलिए इसका नाम रखा गया फोटो करंट, ठीक है। इसको आप आई बोल सकते हो, कई कई बुक में आईपी लिखा रहेगा, तो आईपी का मतलब होता है फोटो करंट, क्योंकि ये जो करंट है इसका ओरिजिन का रीजन क्या है, तो ड्यू टू फोटोन है, ड्यू टू फोटोन है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि वैक्यूम चैम्बर क्यों था भाई, वैक्यूम चैम्बर ही क्यों बनाया गया, तो ध्यान देना कि आपका जो एयर का पार्टिकल्स है, जैसे मान लो कि O2 होता है, N2 होता है सिस्टम में, तो O2 और O2 N2 का जो साइज है इलेक्ट्रॉन से काफी बड़ा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोटा सा पार्टिकल है और O2 बड़ा पार्टिकल है, और यहाँ पे O2 का अगर पार्टिकल्स अगर इसमें पूरा भरा हुआ रहेगा तो क्या होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पाया क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन बीच में फंस जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीच में फंस जाएगा, तो O2 N2 उसके लिए बैरियर का काम कर जाएगा, तो इसलिए क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं ताकि इसका कोई भी बैरियर ना हो, ताकि इसका कोई भी बैरियर ना हो, इसलिए यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर, इसको वैक्यूम में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जितना भी एयर पार्टिकल उसको आप बाहर निकालो, उसको आप बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पूरा ये डायग्राम का, समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान देना, अगर हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी, तो आई आई कैपिटल आई का मतलब होता है इंटेंसिटी, तो अभी जहां पे इस चैप्टर में जहां भी हम कैपिटल आई को यूज करेंगे उसका मतलब है इंटेंसिटी को हम रिफर कर रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आप जो यहाँ पे लाइट जो यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं उसका फोटोन, उसमें फोटोन्स होगा, तो इसका इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहाँ फोटोन का पार्टिकल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज कर देना, यहाँ पे फोटोन के पार्टिकल का नंबर क्या करना बच्चे लोग, इंक्रीज कर देना, इसका मतलब होता है इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, ठीक। ये रहेगा, अब ध्यान देना, अब ध्यान दे, तो बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो ये आइंस्टीन इसको दिया था, ठीक है, और आइंस्टीन को इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है।
लेकिन आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था तो वो इस एक्सपेरिमेंट के कारण दिया गया था, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। हम लोग थ्योरी देने से पहले सीखेंगे कि आइंस्टीन किस तरह से सोचे थे। ठीक है, यानी उनका दिमाग किस तरह से काम किया था। कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल में नीचे लिखने वाला हूँ। एक्चुअली जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप ऑब्जर्वेशन को नोट करते हो। ठीक है, तो आइंस्टीन पहले क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन को लिखा हो नीचे। ठीक है, तो उस ऑब्जर्वेशन को देख के एक थ्योरी को दिया था वो। तो हम लोग थ्योरी पढ़ने से पहले उसके ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को समझते हैं, ताकि आपको चीजों समझ में आए कि चीज आखिर डिराइव कैसे किया गया था। यहाँ पे ध्यान देना, आपके सामने आपके सामने टेबल्स मैं बना के आया हूँ। तो आपका जो पहला टेबल है, आपका जो फर्स्ट टेबल है, उसमें ध्यान दोगे। आपको फर्स्ट टेबल में क्या लिखा हुआ है, तो आपके फर्स्ट टेबल में ठीक है, तो फर्स्ट टेबल में आप फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे उसके कारण जो आईपी यानी फोटो करंट होगा उसके बारे में बताया गया है। तो बोला गया कि फ्रीक्वेंसी अगर म्यू1 है तो क्या होगा, इसके कारण फोटो करंट 0 बोला गया। हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते गए, म्यू2 पे गए, म्यू3 पे गए, तो फोटो करंट क्या है, 0 है। म्यू4 तक जाने में हमको मिल गया फोटो करंट कुछ ना कुछ हमको आना चालू हो गया, यानी एक नॉन जीरो वैल्यू मेरे को मिल गया। म्यू5 में गए तो हमको एक और वैल्यू मिल गया, लेकिन जो अब जो वैल्यू आया है वो पहले वाले वैल्यू से बड़ा है, यानी आपका जो फोटो करंट है उससे पहले से ज्यादा आ चुका है, यानी उसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है। म्यू6 में और ज्यादा आ चुका है। ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन टेबल है। ठीक है, बाद में समझेंगे इन सब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, इसको हम लास्ट में समझेंगे। तो पहले ऑब्जर्वेशन समझाते हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। तो पहला टेबल का मतलब, जैसे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो कुछ फ्रीक्वेंसी पे आपका फोटो करंट का वैल्यू 0 था, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते चले गए, आपका फोटो करंट का वैल्यू नॉन जीरो हुआ, और क्या हुआ, फर्दर इंक्रीज करते चला गया, फर्दर इंक्रीज करते चला गया। आपको पहला ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। बात करते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल का। तो सेकंड में ध्यान देना, सेकंड में क्या दिया हुआ है। तो बोला गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी यहां से ले, यानी जो 1 से लेकर 3 तक का जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है उसको उठा ले, यानी न्यू1, न्यू2, न्यू3, यानी इन सब में से कोई भी एक अगर ले लेगा, यानी आपका जो वैल्यू है न्यू4 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि न्यू4 से छोटा होना चाहिए, कुछ भी लेगा आपका न्यू4 से छोटा होना चाहिए। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा और न्यू4 से छोटा होगा, ठीक है, न्यू4 से छोटा होगा, इससे छोटा होगा, उस केस में अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ, उसमें आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ, मतलब इंटेंसिटी मतलब नंबर, मतलब यहाँ पे 2 पार्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पे 4 पार्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पे 8 पार्टिकल मान लेते हैं फोटोन का। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, हम क्या बढ़ा रहे हैं, तो हम नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, हम नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर जब इंक्रीज होते चला जाएगा तो उस केस में अगर ऐसा कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी इनमें से कहीं बिलोंग करेगा, यानी न्यू4 से छोटा होगा, और उस यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कांस्टेंट होगा और इस एरिया से बिलोंग करेगा, और आपका इंटेंसिटी को हम बढ़ाते चले जाएंगे, उस केस में जो फोटो करंट का वैल्यू है वो हमेशा 0 रहेगा, वो हमेशा 0 ही रहेगा, मतलब फोटो करंट आपको दिखेगा नहीं, यानी आपके सर्किट में करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ये इसका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, थर्ड का हम बात करते हुए चलो, तो थर्ड ध्यान देना आप लोग कि अगर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, और साथ में क्या हो, वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, तो बिलोंग करना चाहिए उसका वैल्यू न्यू4 से ज्यादा होना चाहिए, यानी न्यू4, न्यू5, न्यू6 यहाँ कहीं बिलोंग करना चाहिए। उस केस में अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, उस केस में अगर अगर फोटोन के नंबर को आप बढ़ा रहे हो, यानी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आपका जो करंट होगा उसका वैल्यू I1 है, यानी करंट इंटेंसिटी I1 पे उसका करंट का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल I1 होगा। इंटेंसिटी I2 पे क्या होगा, आपका जो करंट का वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगा, स्मॉल I2 होगा। I3 पे क्या होगा बच्चे लोग, I3 पे क्या बोला गया, स्मॉल I3 बोला गया। ठीक है, I4 पे क्या बोला बच्चे लोग, I4 बोला गया है स्मॉल I4, और यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ आई सैचुरेशन, यानी करंट का वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका है। I4 पे इंटेंसिटी I4 पे अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका है। क्यों अचीव कर चुका है, इसको लास्ट में सीखेंगे। अभी आप लोग समझो कि हो क्या रहा है, तो ये अपने वैल्यू को, अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका है वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान देना,
इसके बाद हम इंटेंसिटी फर्दर बढ़ा रहे हैं, यानी फोटोन का नंबर फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है कि अगर आप इसके बाद फर्दर आप इंक्रीज कर रहे हो किसको, इस तरह फर्दर आप इंक्रीज करो इंटेंसिटी को, तो उसके कारण आपका करंट में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ, यानी करंट अपना सैचुरेशन को अचीव कर चुका है, तो उसी के पास रहेगा, उसका फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। यानी आपका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू4 कांस्टेंट हो, ठीक, और उसका वैल्यू न्यू4 से ज्यादा हो, तो उस केस में आप ये, अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो आपका करंट का वैल्यू जो है, फोटो करंट का वैल्यू ऐसे चलेगा, यानी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते करते अपने एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव करेगा, उसके बाद फर्दर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है? उसमें फर्दर आप चेंजेस मत बोलना, यानी एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव करने के बाद आप इंटेंसिटी कुछ भी कर लो, आपके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपका इस टेबल का मतलब ये है। अब ध्यान दोगे, अगर मान लेते हैं, अगर एक आपका फ्रीक्वेंसी को आप मेंटेन करो म्यू4 से ज्यादा, ठीक है, तो इससे म्यू4 से आप ज्यादा मेंटेन करो फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, और आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, आपका इंटेंसिटी फिक्स होना चाहिए, यानी फोटोन का पार्टिकल का नंबर चेंज नहीं है, मतलब कि अगर 4 फोटोन है तो हर जगह 4 ही फोटोन होगा, ठीक है? यानी आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू म्यू4 से ज्यादा है, और आपका इंटेंसिटी फिक्स है, इस केस में इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब 4 ही पार्टिकल है लेकिन 4 पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, तो पहले न्यू4 पे किए, फिर न्यू5 पे किए, फिर न्यू6 पे किए, तो हर केस में जो करंट का वैल्यू देखो ना, तो करंट का वैल्यू हर केस में बढ़ेगा, यानी जो सैचुरेशन वैल्यू है, तो न्यू4 के लिए अगर i4 सैचुरेशन होगा तो न्यू5 के लिए सैचुरेशन i5 हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए i6 हो जाएगा, यानी अगर इंटेंसिटी को फिक्स करते हुए अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका जो करंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो फर्दर हल्का हल्का वो स्लाइटली बढ़ेगा, तो सैचुरेशन का वैल्यू क्या होगा, स्लाइटली क्या होता है, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इंक्रीज दिखेगा कब, जब इंटेंसिटी कांस्टेंट हो और आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, न्यू4 से ज्यादा होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करो, फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करते जा रहे हो, उसके इसमें सैचुरेशन करंट का वैल्यू भी क्या होगा, स्लाइटली आपका इंक्रीज करते चला जाएगा, स्लाइटली आपका उतना रैपिड इंक्रीज नहीं होगा, बट इंक्रीज आपको दिखेगा, आपको इंक्रीज दिखेगा। अब इन सब का लॉजिक हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो इन सब का लॉजिक सीखने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास, ध्यान देना, जब भी आपके पास एनर्जी होता है ना, जब भी आप केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हो और एनर्जी का बात करोगे, तो ध्यान देना, जब बात करते हैं एनर्जी का, तो जब भी आप अट्रैक्शन देखोगे ना, तो एनर्जी बोलोगे निगेटिव है, यानी एनर्जी निगेटिव में बात करते हैं। तो जब भी एनर्जी का साइन निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या, सिस्टम में अट्रैक्शन है। जब भी सिस्टम में इंट्रैक्शन रिपल्सन होगा, उस केस में बोलेंगे कि एनर्जी का साइन पॉजिटिव होगा। एनर्जी का साइन पॉजिटिव का मतलब रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में, ठीक है? और जब भी कोई ना ही अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्सन हो, यानी नो इंट्रैक्शन का जो केस होगा ना, उसका मतलब होता है, चलो उसका मतलब होता है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी आपका जीरो है, एनर्जी आपका जीरो है, ठीक है? तो अट्रैक्शन मतलब नेगेटिव, रिपल्सन मतलब पॉजिटिव, और नो इंट्रैक्शन मतलब एनर्जी जीरो। जब भी अट्रैक्शन होता है तो बोलते हैं हम लोग सिस्टम स्टेबल है, क्या है, सिस्टम स्टेबल है, ठीक है? जब भी रिपल्सन हो तो बोलेंगे सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है, क्या है बच्चों, अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक? अब ध्यान देना, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अट्रैक्शन वाला केस, यानी स्टेबल। हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो जनरली हम डिस्कस करते हैं स्टेबल सिस्टम के बारे में। तो स्टेबल सिस्टम में क्या होगा, स्टेबल सिस्टम में अट्रैक्शन होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो स्टेबल सिस्टम होता है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, बाउंडेड। स्टेबल सिस्टम को हम बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम, क्या बोलते हैं, बाउंडेड सिस्टम, ठीक है? ये चीज समझ में आना चाहिए, हम बोलते हैं कि सिस्टम बाउंडेड है, इसका मतलब क्या, सिस्टम स्टेबल है, उसमें अट्रैक्शन होगा, उसका एनर्जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसका एनर्जी साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी जितना, अगर एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर बोलते हैं एनर्जी -20 है, इसका मतलब क्या होगा, जब सिस्टम बना होगा तो आपका 20 एनर्जी बाहर गया होगा। एनर्जी नेगेटिव मतलब क्या होता है, बाहर जाता है, सिस्टम से बाहर जाना। एनर्जी पॉजिटिव मतलब सिस्टम के अंदर आना। तो एनर्जी नेगेटिव मतलब क्या होता है, सिस्टम से एनर्जी क्या होगा, बाहर गया होगा। जब सिस्टम बना होगा तो एनर्जी उतना बाहर गया होगा, ठीक है? एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व होगा। तो जितना ही बाउंडेड सिस्टम होता है ना, बाउंडेड सिस्टम
मैं ध्यान देना, उसके पास एक अपना बाइंडिंग एनर्जी होगा, उसका अपना एक बाइंडिंग एनर्जी होगा। तो आपको समझना है कि बाइंडिंग एनर्जी आखिर होता क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझोगे तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है आप एक मिनिमम एनर्जी जो आपको चाहिए होता है उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एक स्टेबल सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको उसको बोलते हैं सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो आपको जो स्टेबल सिस्टम होता है उसका एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब उसको तोड़ने के लिए कम से कम क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा ना। मतलब अगर सिस्टम अट्रैक्शन है तो क्या होगा, स्टेबल सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है। उसको अगर हम तोड़ने का बात करें इसका मतलब क्या रहा, उसमें एनर्जी उसका अट्रैक्शन को चेंज करना आपको नो इंटरेक्शन में, अट्रैक्शन को कन्वर्ट करना है नो इंटरेक्शन में, यानी उसमें कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो आपको पता है कि एनर्जी निगेटिव होता है अट्रैक्शन के लिए और नो इंटरेक्शन के लिए एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। यानी आपको एनर्जी निगेटिव से कहां जाना, जीरो पहुंचना है। तो जितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा नेगेटिव से जीरो करने के लिए वही होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी, वही होता है इसका बाइंडिंग एनर्जी। उसको एग्जांपल्स आपको समझाने का हम कोशिश किए हैं, तो उसको आप देखो ध्यान से। आपके पास एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ध्यान देना बच्चे लोग, एग्जांपल ध्यान देना यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कि अगर कोई बाउंडेड सिस्टम आपके पास है, अगर कोई बाउंडेड सिस्टम आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो किसी बाउंडेड सिस्टम में बोला हुआ है कि आपका एनर्जी -20 है। ठीक है, तो -20 उसका एनर्जी मान लेते हैं। तो अगर इस सिस्टम को तोड़ना होगा ना तो एनर्जी को जीरो करना है आपको, मतलब तोड़ने का मतलब एनर्जी को जीरो करना है। तो आप खुद सोचो ना कि कितना एनर्जी दोगे बाहर से, तो -20 में कितना देना पड़ेगा, +20 देना पड़ेगा, +20 देना पड़ेगा। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। यानी किसी भी सिस्टम को तोड़ने का नहीं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो जितना नेगेटिव में होगा एनर्जी उतना ही आपको पॉजिटिव में बाहर देना पड़ेगा। अगर -A अगर मान लेते हैं कि सिस्टम एनर्जी -A है तो बाहर से कितना देना पड़ेगा, +A देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जीरो करना एनर्जी को ना। तो नेगेटिव को जीरो में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना नेगेटिव वैल्यू उतना ही पॉजिटिव वैल्यू बाहर सब दोगे, तो एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, इसमें और क्या हमको समझना है, तो अगर हम बात करते हैं अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा ज्यादा स्टेबल है। तो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है सिस्टम में, आपका नेगेटिव में एनर्जी बढ़ता है, यानी एनर्जी का जो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज करता है। मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब क्या होगा, एनर्जी -20 से -30 -40 की तरफ मूव करेगा। यानी अट्रैक्शन मतलब नेगेटिव, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, लार्ज होगा। अट्रैक्शन का मतलब साइन नेगेटिव, और अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बढ़ाओगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी का वैल्यू क्या हो, बढ़ते जाएगा। साइन क्या हो, नेगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू क्या हो, इंक्रीज करते चला जाएगा। ठीक, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या हो रहा है, आपका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो उसको जीरो जीरो करने के लिए आपको एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे -20 को जीरो करना तो क्या देना पड़ेगा आपको, +20, -30 के लिए क्या देना पड़ेगा, +30, और -40 के लिए क्या देना पड़ेगा, +40। तो आप देख रहे हो कि जैसे आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यानी एनर्जी नेगेटिव में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड में बढ़ते जा रहा है। तो आपका जो बाइंडिंग एनर्जी भी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अट्रैक्शन प्रोपोर्शन टू बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है।